मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, सॉल्यूशन है, 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। और VSTH 14 है, यानी कि इसके पहले थ्योरी के वीडियो सीरीज, TH मतलब थ्योरी के वीडियो सीरीज 13 आप देख चुके होंगे और 13 देखने के बाद ही 14 आपको देखना चाहिए। 13 देखने के बाद ही 14 देखना चाहिए, कंटिन्यूटी में देखना है। क्लियर है? तो चलिए, VSTH 13 में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का एक पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि वास्तव में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन 12th क्लास में भी है, इसलिए इस सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में भी उसे बताया गया है, पूरा क्लियर कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन आपके छूटने चाहिए। प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस का कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रैक्टिस का कोई लिमिटेशन नहीं, इसीलिए मैंने हर चैप्टर को 4 वीडियो सीरीज दिए हैं। एक वीडियो सीरीज प्रैक्टिस के लिए ही है, पहला वीडियो सीरीज थ्योरी है, दूसरा वीडियो सीरीज क्या है भाई? पहला वीडियो सीरीज थ्योरी है, दूसरा वीडियो सीरीज बोर्ड के, CBSE बोर्ड के टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, तीसरे में प्रीवियस ईयर्स JEE मेंस के टोटल सॉल्व किए जाएंगे, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सिलेक्टेड प्रॉब्लम है। सिलेक्टेड प्रॉब्लम का मतलब ही हो गया कि प्रैक्टिस की भी बात की जाएगी, वहाँ केवल और केवल प्रैक्टिस की बात की जाएगी। तो अगर आप प्रत्येक चैप्टर में पढ़ लें, आप पहले वीडियो सीरीज थ्योरी सारे चैप्टर्स के पढ़ लें, क्लियर है, फिर उसके बाद सभी के बोर्ड के क्वेश्चंस कर जाएं, फिर प्रीवियस ईयर JEE मेंस के कर जाएं। जब इतने पे कमांड हो जाए तो चौथा हमेशा करते रहें। कब तक करते रहें? जब तक कि आप कंपटीशन क्रैक ना कर लें। क्लियर है? तो बहरहाल हमने सॉल्यूशन नाम के इस चैप्टर में एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। वो स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास दो चीजें हैं, या तो मैं हेनरी लॉ पढ़ लूं या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लूं। मैं पहले हेनरी लॉ पढ़ता हूं, क्लियर है, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ता हूं। हेनरी लॉ पढ़ने के पहले थोड़ी सी कुछ डिस्कशन कर ली जाए, डिस्कशन के बाद हेनरी लॉ पढ़ाएंगे। तो आज मैं एक डिस्कशन शुरुआत करता हूं, डिस्कशन से बात करता हूं, शुरू करता हूं। ये है डिस्कशन। डिस्कशन में मैं एक टर्म उठाता हूं, एक टर्म है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये चैप्टर का भी नाम है, सॉल्यूशन एक टर्म है। कोई पूछ ले आपसे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऑफ टू or more than two components, two or more than two components, two or more than two components, two or more than two components। तो ये आपका जवाब होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इस पर गौर करिए, इसमें दो टर्म पर हम विशेष बात करेंगे। पहले मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला दीजिए, जो कुछ बना वो मिक्सचर है, जो कुछ बना वो मिक्सचर है। जैसे मान लेते हैं चना, चना खाया ना आपने, चना, छोला चना है ना, चना ले लें, कच्चा चना ले लें और रेत ले लें, चने को रेत में मिला दीजिए, क्या इसे हम मिक्सचर कहेंगे? बिल्कुल मिक्सचर कहेंगे। चने को रेत में मिलाते मिक्सचर कहेंगे। लेकिन ये मिक्सचर जब आप देखेंगे तो आप उसमें दो अलग अलग चीज साफ साफ पहचान जाएंगे। चना को आप पहचान जाएंगे और रेत को आप पहचान जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये एक फेज में नहीं है। एक फेज मतलब एक अवस्था में नहीं है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग अवस्था में है। चना अलग अवस्था में है और रेत अलग अवस्था में, दोनों एक अवस्था में नहीं है, अलग अलग अवस्था में है, अलग अलग फेज में है। अवस्था को इंग्लिश में क्या कहें? फेज कहें। अलग अलग अवस्था में, फेज में है। ये एक जैसा नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, ये हेटेरोजेनियस है। तो मिक्सचर कैसा हुआ? हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं करते, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं करते। अब दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, थोड़ा चम्मच से उसे घोल दीजिए, हिला दीजिए, शेक कर दीजिए। उसके बाद आप जरा कोशिश करिए अपनी खुली हुई आंखों से कि उसमें चीनी ढूंढ लें। नहीं ढूंढेंगे, ढूंढ सकते। आप उसमें क्या देखेंगे? चीनी और पानी सभी मिलकर एक ही अवस्था में है, और वो है लिक्विड अवस्था, लिक्विड फेज में है, दोनों एक ही अवस्था में है। चना और रेत में दोनों सॉलिड अवस्था में थे, लेकिन दोनों सॉलिड में होते हुए भी अलग अलग थे, अलग अलग फेज में थे।
दोनों सॉलिड होते हुए भी अलग अलग फेज में थे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ क्या है, लिक्विड पानी लिक्विड और सॉलिड चीनी था, चीनी सॉलिड था, दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो एक जैसा हो गया, न चीनी दिख रहा है, न चीनी रहा न पानी रहा, शरबत बन गया, एक हो गया, होमोजेनियस हो गया, सेम तरीके का हो गया, हिंदी में कहें तो समांगी हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। कितने चीजों का मिक्सचर है? दो चीजों का या दो से अधिक चीजों का, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब चीज कर सकते हैं ना, दो या दो से अधिक चीजों का ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इसमें कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स कैसा हो सकता है? कंपोनेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो कंपोनेंट जब हम मिला रहे थे एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग may be solid, लिक्विड और गैस। सीधी सी बात है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन मिलाने के बाद कोई एक ही अवस्था में होगा, एक ही फेज में होगा, एक ही जैसा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है किस तरीके के फेज में हो सकता है। जब एक ही किस्म का फेज होगा तो सॉल्यूशन का फेज क्या क्या हो सकता है? देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स, किस बेसिस क्या ले रहे हैं हम? बेसिस फेज लेंगे। बेसिस क्या ले लेंगे? फेज। बेसिस फेज, फेज मतलब अवस्था। बेसिस ले लेंगे फेज, फेज के रूप में। एक हो सकता है पहला गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एक हो सकता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। क्या मतलब? कंपोनेंट कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस रहेगा। कंपोनेंट कुछ भी हो, कोई भी स्टेट में हो, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा गैसियस। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? ऐसे को हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि एक ले लीजिए आप सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप समझ ही रहे हैं। सॉल्यूट कहते हैं कम को, सॉल्वेंट कहते हैं ज्यादा को। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और ये एग्जांपल हो गया। मैंने एक कॉलम सा बना दिया। मान लेते हैं हम इसमें सॉल्यूट ले लिया, गैस, सॉल्यूट गैस ले लिया, सॉल्वेंट भी गैस ले लिया। यानी एक गैस लिया, सपोज दैट मैंने नाइट्रोजन, वो ज्यादा ले लिया। ऑक्सीजन लिया, वो कम ले लिया। CO2 लिया, वो भी कम ले लिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो नाइट्रोजन एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट में है, एक कम अमाउंट में, लेकिन दोनों गैस है। दोनों को मिला देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बनेगा ये बताइए। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन ही तो बनेगा, क्या बनेगा? गैस ही तो रहेगा। गैस गैस को मिला देंगे, ये कॉमन सेंस लगाइए, क्या बनेगा? गैस ही बनेगा, गैस ही रहेगा। तो गैस को गैस में मिला दें तो गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा। इस गैसियस सॉल्यूशन को हम कहेंगे गैस इन गैस, गैस इन गैस। इसके कहने का मतलब समझिए, इन गैस मतलब सॉल्वेंट है ये, और गैस मतलब ये सॉल्यूट के लिए है। यानी सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट गैस में मौजूद है। वैसे ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हवा है, एयर। एयर आप देख लीजिए, एयर क्या है? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर है, हम क्या कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा हम ले लेते हैं सॉल्यूट लिक्विड। दूसरा हम सॉल्यूट ले लेते हैं लिक्विड।
और सॉल्वेंट ले लेते हैं गैस, सॉल्वेंट गैस ले लेते हैं, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। अब लिक्विड है गैस में तो ये कहलाएगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ये ध्यान रखिए, लिक्विड इन गैस कहने का मतलब क्या है, ये गैसियस सॉल्यूशन का टाइप है। गैसियस सॉल्यूशन है तो ये गैसियस सॉल्यूशन है। ये गैस कैसा गैसियस सॉल्यूशन है, जिसमें लिक्विड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट में मौजूद है। इसका एक एग्जांपल दीजिए। अगर क्लोरोफॉर्म को हम, क्लोरोफॉर्म का एक शीशी खोल दें तो क्लोरोफॉर्म को आप क्या देखेंगे, क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक गिलास में क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, एक बीकर में क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, रख दीजिए, थोड़ा देर के बाद देखेंगे क्लोरोफॉर्म कम हो गया। तो कम क्यों हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल वेपर बन करके हवा में चला गया, है कि नहीं। हवा में चला गया मतलब हवा में जाके मिल गया। हवा में मिलने के बाद क्या आपको हवा पानी जैसा लग रहा है, नहीं, हवा कैसा लग रहा है, गैस जैसी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड हवा में मौजूद है, लिक्विड गैस में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, लिक्विड इन गैस। क्लोरोफॉर्म का आप एक शीशी खोल लीजिए, क्लोरोफॉर्म को बीकर में रख दीजिए। क्लोरोफॉर्म के बारे में बता दें, क्लोरोफॉर्म बहुत ही हाईली वोलेटाइल है, तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो खत्म होकर गया कहाँ भाई, क्लोरोफॉर्म गया कहाँ, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल वेपर बन करके, ठीक है, वो हवा में मिल गया। तो हवा में मिलने के बाद क्या हवा की हैसियत हवा के जैसी ही रही, गैस की जैसी रही, या सॉलिड हो गई या लिक्विड हो गई, नहीं, ये अब भी गैसियस है। इसका मतलब सॉल्वेंट भी गैसियस है, और जो सॉल्यूशन बन रहा है, अब तो सॉल्यूशन हो गया ना, क्लोरोफॉर्म के वेपर के साथ जो गैस मिल गया वो क्या हो गया, वो अब एक नया सॉल्यूशन बन गया है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो गैसियस ही है। ऐसे केस को कहेंगे लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म वेपर प्रेजेंट इन गैस मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म वेपर, ठीक है, मिक्स्ड विथ N2 गैस लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म वेपर, क्लोरोफॉर्म वेपर, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विथ N2 गैस, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विथ N2 गैस, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विथ N2 गैस। तो ये मिल गया क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विथ N2 गैस। तो ये भी गैसियस सॉल्यूशन है। अब हम ले लें सॉलिड। सॉलिड हमारा क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस। सॉल्वेंट क्या है, गैस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, है कि नहीं, सॉलिड इन गैस। अरे बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, धूप का टाइम हो, यानी कि दिन का टाइम हो, और धूप अगर आपके दरवाजे से आ रहा हो कमरे में, ठीक है, तो आप दरवाजा बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा ना। लेकिन अगर दरवाजे में दरार हो तो आप उस दरार से आते हुए रोशनी को देखिए, आप देखेंगे कि उस रोशनी में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन गैस, धूप के कारण दिखाई पड़ रहा है। हालांकि डस्ट पार्टिकल चूंकि दिखाई पड़ रहा है, गैस जैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसा सॉलिड ले लें जैसे कैम्फर, कैम्फर एक सॉलिड है, कैम्फर क्या है, एक सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। कैम्फर क्या है, सॉलिड है। कैम्फर समझते हैं आप, कैम्फर जिसे आप कर्पूर कहते हैं, पूजा के टाइम में इस्तेमाल होता है, ठीक है, या कई दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। तो कैम्फर एक सॉलिड है। कैम्फर को भी रखिए तो कैम्फर भी वेपोराइज हो जाता है, वेपर बनकर उड़ जाता है। कैम्फर के भी मॉलिक्यूल, तो सॉलिड मॉलिक्यूल कैम्फर के जो निकलते हैं वो कहाँ चले गए भी, वो कहाँ चले गए, एयर में जाके या गैस में जाकर के मिक्स हो गए। गैस में जाकर के क्या हो गया, होमोजेनियसली मिक्स हो गए। तो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, उसे भी हम कहेंगे सॉलिड इन गैस। क्लियर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, लिखिएगा कैम्फर वेपर इन गैस, कैम्फर वेपर इन गैस, कैम्फर वेपर, कैम्फर वेपर इन गैस, कैम्फर वेपर इन गैस, कैम्फर वेपर इन गैस। तो ये जो आपने देखा ये गैसेस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन के ये टाइप्स हैं, ये गैसेस सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। गैसेस सॉल्यूशन भी कई प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। लेकिन ये जितने भी सॉल्यूशन बन रहे हैं ये एक फेज में है। कैसा है भाई, गैसियस है। तो इस तरीके का ये गैसेस सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा हम ले लें लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हम ले लें लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा ले लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा ले लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन,
दूसरी बात कर लें लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड रहेगा। सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें भी हम वही कर लें, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ये ले ले, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं हमने गैस ले लिया, पहले गैस। सॉल्यूट क्या है? गैस। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। लिक्विड। क्लियर है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। यानी कि लिक्विड में गैस जाके डिजॉल्व हो गया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये आपको मालूम है ना कि समुद्र के अंदर, समुद्र के तल पर बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कभी भी समुद्र के ऊपर नहीं आए और ऑक्सीजन लेता है। बहुत सारे ऐसे समुद्र के जानवर हैं जो कभी भी समुद्र के ऊपरी सतह पे नहीं आता, हमेशा गहराई में ही रह जाता है, यानी उसकी पैदाइश गहराई में और मौत भी गहराई में। उनकी की पूरी स्पीसीज उस गहराई से आगे निकलती ही नहीं, बल्कि यूँ कहिए ऊपर वाले ने उसे इस तरीके का बनाया है कि उससे ज़्यादा ऊपर वो निकल नहीं पाएगा। उतनी ही गहराई, सर्टेन रेंज ऑफ डेप्थ में ही वो रहेगा। तो उसे ऑक्सीजन कैसे मिलता है? उसे ऑक्सीजन मिलता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के कारण। पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, तो ऑक्सीजन गैस है और पानी में वो डिजॉल्व हो गया। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? जो सॉल्यूशन बना वो क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। और ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल में लिखिएगा ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, अगर हम बात करें सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो इसे कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड। ये भी आपने खूब देखा होगा, है ना? लोग क्या करते हैं, शराब सॉलिड तो नहीं होता, शराब गैस तो नहीं होता, इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल को अगर आप पानी में मिलाइए तो लिक्विड ही लिक्विड में मिला, पानी में मिला, तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है। इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर। 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 क्लियर है? इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। अगर हमने सॉल्यूट को यानी सॉलिड को लिक्विड में मिलाया और सॉल्यूशन जो है लिक्विड ही रहा, एक ही फेज का रहा, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। सबसे बेहतरीन एग्जांपल शरबत है। शरबत, चीनी और पानी। चीनी को अगर हम पानी में डाल देते हैं, क्या हो जाता है? पानी में वो डिजॉल्व हो जाता है ना। तो सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद क्या देखेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। मिटा दें। इसके बाद आप देखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद देखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन।
इसके बाद लिखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन, यहां भी है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल, अगर हमने सॉल्यूट जो है सॉलिड लिया, ठीक है, या गैस से शुरू करते हैं, गैस लिया, सॉल्वेंट जो है सॉलिड लिया, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। देखिए 11th क्लास में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में आपको पढ़ाया गया था कि पैलेडियम या पैलेटिनम प्लेट पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एडजॉर्ब होने का मतलब है एक सतह बन जाता है पैलेडियम या पैलेटिनम का, दूसरा सतह गैस का बन जाता है। तो ये जो है सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो फेज है, ठीक है, वो मुझे नहीं दिख रहा, गैस दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दो फेज में। लेकिन अगर हम प्यूमिस स्टोन ले लें, प्यूमिस स्टोन, या आप ले लीजिए फोम, गद्दा है ना, क्या उसे कहेंगे, प्यूमिस स्टोन या गद्दा कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि छिद्र बना होता है, प्यूमिस स्टोन में खास करके एकदम इक्वली होमोजेनसली छिद्र बना होता है, उसमें अगर गैस जा करके एडजस्ट हो जाए, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब हो जाए, उसके अंदर जाके गैस बैठ जाए, तो क्या हो जाता है, आमतौर पर गैस जो है सॉलिड में डिजॉल्व कहलाता है, ठीक है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिलता, लेकिन हम लिख सकते हैं प्यूमिस स्टोन, गैस प्रेजेंट इन प्यूमिस स्टोन, गैस प्रेजेंट इन प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन क्या होता है, गैस प्रेजेंट इन प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन जो है आमतौर पर ज्वालामुखी से मिलता है, ज्वालामुखी पहाड़ से, लेकिन हम इसका एक एग्जाम्पल घरों में देख सकते हैं। अब आ गया स्क्रबर। पहले क्या होता था कि ईंट वगैरह को जब जलाया जाता था या ईंट बनाया जाता था तो कुछ जल जाता था, उसको तोड़ करके उससे एक छिद्र युक्त पोरस काले रंग का पदार्थ मिल जाता था, जिससे पैर वगैरह रगड़ा जाता था, पैर को रगड़ कर साफ किया जाता था, जिसे कई इलाके में झामा बोलते हैं और इलाके में अलग अलग बोला जाता होगा, क्योंकि ये बहुत ही लोकल वर्ड है, ठीक है। इसको आजकल स्क्रबर बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रबर बोलते हैं। अब तो आर्टिफिशियल स्क्रबर मॉल वगैरह में मिलता है, लोग वही खरीदते हैं, है ना, स्क्रबर मॉल वगैरह में मिलता है। लेकिन पहले जब ये मॉल वगैरह नहीं हुआ करता था, तो प्यूमिस स्टोन जैसी चीज़ है उसको भी हम प्यूमिस स्टोन के कैटेगरी का मान सकते हैं, ठीक है। तो गैस प्रेजेंट इन प्यूमिस स्टोन। दूसरा हम लोग ले सकते हैं गैस की जगह पर लिक्विड, ये हो गया लिक्विड। सॉलिड क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, तो इसे कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। इसमें आप अमलगम ले सकते हैं, अमलगम ऑफ सोडियम, दैट इज Hg/Na, लिखते हैं इस तरीके से, Hg/Na। लिक्विड में सोडियम मेटल को डिजॉल्व किया गया है ना, लिक्विड कह रहे हैं, सॉरी, सॉलिड में लिक्विड को या Hg मेटल को डिजॉल्व किया। Hg मर्क्यूरी कैसा होता है, लिक्विड टाइप होता है, लिक्विड होता है, तो इसे हम कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड, तो इसमें डिजॉल्व हो जाता है, इसे अमलगम भी बुलाते हैं, क्लियर है। दूसरा है सॉलिड सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, इसे कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एलॉय, बहुत सारे एलॉय हैं, ठीक है, एलॉय हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कॉपर को डिजॉल्व कर सकते हैं हम गोल्ड में, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड,
सोना खरीदते वक्त कहते हैं ना कि मिलावट कर दी गई है, तो इसी तरीके से मिला सकते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इस बात पर गौर करिए, इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ाने के पीछे मकसद क्या था। मकसद ये था कि जब हम दो या दो चीजों को मिला, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाएंगे, वो कुछ भी हो, सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है, दो या दो से अधिक चीजें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, सॉल्यूशन बना है, तो वो एक फेज में होगा। वो फेज क्या हो सकता है? सॉल्यूशन फेज। वो क्या हो सकता है? गैसियस फेज। वो क्या हो सकता है? लिक्विड फेज या सॉलिड फेज। तो हमने आपको दिखा दिया कि अगर सॉल्यूशन गैसियस फेज है तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं, अगर लिक्विड फेज है तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं, और अगर सॉलिड फेज है तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं। क्लियर है? अब एक मामला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ solvent and solute, identification of solute and solvent, of solute and solvent, identification of solute and solvent, solute और solvent का आइडेंटिफिकेशन, मिक्सचर में यानी कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, एक अमाउंट है और दूसरा फेज है। एक अमाउंट है, दूसरा फेज है। पहला लिखेगा अमाउंट मेथड, पहला लिखेगा अमाउंट मेथड, अमाउंट मेथड। देखिए जो कम है, ठीक है, लिखेगा कंपोनेंट इन लेसर क्वांटिटी, कंपोनेंट इन लेसर क्वांटिटी, कंपोनेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम है वही सॉलिड। पहले भी बता रखा है। कंपोनेंट इन लार्ज क्वांटिटी, कंपोनेंट इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, तो वो सॉलिड है। तो पहला तो तरीका ये है सॉलिड और सॉल्वेंट को पहचानने का। दूसरा तरीका है फेज मेथड, दूसरा तरीका है फेज मेथड, दूसरा तरीका क्या है? फेज मेथड। फेज मतलब अवस्था, है ना? दूसरा तरीका है फेज मेथड, फेज मेथड। मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है, ए इज द सॉलिड कंपोनेंट और बी इज द लिक्विड कंपोनेंट, बी इज द लिक्विड कंपोनेंट, बी इज द लिक्विड कंपोनेंट, बी इज द लिक्विड कंपोनेंट। कई बार क्या होता है कि अब ए और बी की क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा है, हो ये रहा है कि जब इन दोनों को मिलाया गया, जब इन दोनों को मिलाया गया, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। अगर केस ये है, केस सॉल्यूशन इज सॉलिड, अगर सॉल्यूशन सॉलिड है, आफ्टर मिक्सिंग अगर सॉल्यूशन सॉलिड है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है A इज सॉल्वेंट, दिस इंप्लाइज A इज सॉल्वेंट एंड B इज सॉल्यूट। A जो है क्या है? सॉल्वेंट है, और B क्या है? सॉल्यूट है। यानी कि जो फेज A का था वही फेज मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन का है, तो निश्चित रूप से वही सॉल्वेंट है। अगर केस ऐसा होता लिक्विड, केस ये बनता कि सॉल्यूशन इज लिक्विड, सॉल्यूशन इज लिक्विड, सॉल्यूशन इज लिक्विड। अब क्या हो जाएगा भाई? अब ए सॉल्यूट हो जाएगा, ए इज सॉल्यूट, ए इज सॉल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट, एंड बी इज सॉल्वेंट।
A is solute and B is solvent। A is solute, A solute है और B solvent हो गया। बात समझ में आ रहा है? A is solute and B is solvent। क्लियर है? तो बड़ा सीधा सा बात है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है केस? सॉल्यूशन इज सॉलिड, A is solvent, B is solute। सॉल्यूशन इज लिक्विड, A is solute, B is solvent। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि जिसकी ज़्यादा अमाउंट है वो क्या है? सॉल्वेंट, जो कम है सॉल्यूट। लेकिन अगर सपोज दैट ज़्यादा और कम तो ठीक है, लेकिन अगर हम दो चीज़ों को मिलाएं और फेज जो है, फेज अगर सॉल्यूशन का कंपोनेंट के फेज से मिल रहा है, तो जिस कंपोनेंट के फेज से मिल रहा है वो सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग हेनरी लॉ पढ़ना है। हेनरी लॉ पढ़ने के लिए छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम लोग कंसीडर करते हुए डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आज इतना ही, इस वीडियो सीरीज में इतना ही। आगे अभी ये डिस्कशन जारी रहेगा, हम लोग हेनरी लॉ खत्म करेंगे तब जाकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक करिए, ये शेयर है, सब्सक्राइब है, नोटिफिकेशन जो है बेल उसे जरूर दबा दीजिए। क्लियर है? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये एक फ्री कोर्स आपको मिल रहा है, इसको अगर आप सिस्टमेटिक अंदाज में करेंगे तो कहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक एडमिशन फॉर केमिस्ट्री क्लासेस, यानी कि कोचिंग फ्री इंडिया की बात हो रही है। क्लियर है ना? चलिए आज इतना ही। हाँ, अगर कोई डाउट सेशन की डाउट की जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर डाउट भी क्लियर कर लें। डाउट के लिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ, आप उस टाइम पर कांटेक्ट कर लें कोई डाउट हो। वैसे डाउट कम आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आ रहा हो तो आप कर लें। और इसमें काफ़ी सीरीज है, प्रत्येक में काफ़ी सीरीज है। चलिए आज इतना ही रहने दें। गुड डे।